हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2024 का सिलेबस चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने अभी कल आपको पूरा वीडियो बना दिया था जो भी सिलेबस में चेंज हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं आज प्रीलिम्स की, जो यूनिट 10 है, जो कि आयोग था पहले, जिसको यूनिट 6 में शिफ्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यूनिट 10 को का आयोग वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया, हटाया नहीं है, उसको यूनिट 6 में शिफ्ट कर दिया है। सेम जैसा का जैसा जो शीर्षक था यूनिट 10 का, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, वो पूरा का पूरा टाइटल उठा के यूनिट 6 में कर रख दिया है। अब यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में क्या क्या रख दिया है और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो पहले के सिलेबस में मौजूद थे। और आपको देखो, कहीं ना कहीं जो ये चेंज हुआ है, ये पहले भी हम पढ़ते थे, पहले भी हम इन टॉपिक को पढ़ते थे, लेकिन हम उतना ज़्यादा, मतलब एक ऐसा नहीं था कि हमें इन टॉपिक को फोकस करना है, ऐसे नहीं करते थे। करना रहता था, हम पढ़ते सभी कुछ थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना, उस टॉपिक को एकदम खोल के रख दिया, एक्सटेंड करके रख दिया है, तो वही हमें करना है। तो एक बार पूरा का पूरा उसकी बारीकियाँ देख लेते हैं, उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं बुकलेट भी तैयार कर रही हूँ, कल या परसों में बुकलेट तैयार हो जाएगी। साथ में जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें इसके जो एमसीक्यू है जनजातियों के, हालांकि एमसीक्यू डले हुए हैं, जो क्योंकि यूनिट 5 में भी था और यूनिट 1 में भी जनजातियों से संबंधित टॉपिक था, लेकिन इसके लिए अलग से 1000 प्रश्नों का एमसीक्यू जो है हमारा, 12,000 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जोड़कर आपको दिए जाएंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट ले लिया है उनके लिए मैं उनको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी जो लोग भी लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जिसमें लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। तो ये इस पूरे के पूरे जनजाति वाले पोर्शन के लिए एक अलग से पीडीएफ और एक अलग से बुकलेट आपके लिए तैयार होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली बुकलेट मैं तैयार कर रही हूँ, इसके मोस्टली टॉपिक हो चुके हैं, कल रात से ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अप्रैल में एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा। तो ये बुकलेट जल्दी ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप सॉफ्ट में लेना चाहें तो सॉफ्ट में भी ले सकते हैं, हार्ड में लेना चाहें तो हार्ड में भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पहला फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये पहला टॉपिक था। साहित्य हम ऑलरेडी पढ़ते थे, संस्कृति हम ऑलरेडी पढ़ते थे, जनजातियाँ हम ऑलरेडी पढ़ते थे। अब पहला फैक्ट है मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो देखो, ये हम पहले भी यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की जनजाति हैं, सपोज करो हम नंबर 1 गोंड की बात कर रहे हैं, तो जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश की, ये कैसी है, मध्य प्रदेश में कौन से नंबर पर आती है, इसका अर्थ कहाँ क्या होता है। भौगोलिक विस्तार का मतलब है ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे कि गोंड जनजाति की बात करें तो हम विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, बैतूल छिंदवाड़ा में पाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमें याद रखना है। पर्टिकुलर गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, गोंड की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं ये याद करना है, गोंड की संस्कृति क्या है वो याद करना है। तो ये जनजातियों के भौगोलिक विस्तार में जितनी भी जनजातियाँ होंगी, जैसे कि गोंड हुई, भील हुई, आपकी कोल जनजाति हुई, मुड़िया जनजाति हुई, ये जितनी बैगा जनजाति हुई, ये सभी जनजातियाँ मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, उनका भौगोलिक विस्तार, मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। ये वाली जो फर्स्ट वाला जो लाइन जो है, इसमें हमें सभी जनजातियों के बारे में, इनका अर्थ क्या होता है, कहाँ पाई जाती हैं, इनकी बनावट कैसी होती है, इनसे संबंधित तथ्य, इनकी उपजातियाँ, ये सभी हमको करना है। दूसरा अगर फैक्ट डालें तो ये पहले के जो पहला का जो सिलेबस था उसमें ये वाला लाइन नहीं था, जनजातियों से संबंधित प्रावधान। तो जनजातियों से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, जितने भी जनजातियों से संबंधित अभी तक अधिनियम बने होंगे, जितने भी अभी तक अनुच्छेद बने होंगे, ये सभी यहाँ पे लिखना है। अनुच्छेद जैसे 340, 341, 344, ये सभी अनुच्छेद हुए जनजाति से संबंधित। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग में जो अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद इसके अलावा जो अधिनियम बनाए अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग में संबंधित, तो वो सभी जितनी जनजातियों से संबंधित, जैसे पेशा एक्ट है, तो वो सभी इस जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में आएगा। हम पहले भी, मैं बोल रही हूँ ना, हम ये फैक्ट पहले भी पढ़ते थे। जब हमारे पास जनजाति जब टॉपिक आ जाता है हमारे पास, तो हम जनजातियों से संबंधित हर चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या उसको एलोबरेट करके लिख दिया है। तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आ जाएगा दूसरा। तीसरा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। अब
जनजातियों का जब हम भौगोलिक विस्तार पढ़ लेंगे तब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतु जनजातियां। अभी विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना आई है, तो ये समझ लो कि पीएम जनमन योजना जो है ना वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे इस बार। एमपी डेली करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। 1 जनवरी से मैंने ये डेली करंट की क्लासेस स्टार्ट की हैं आपके लिए। रोज़ करीब 10 से 15 क्वेश्चन डेली के करंट के लेके आती हूँ। उसमें आप देख रहे होंगे पिछले 5-7 दिन से ये पीएम जनमन योजना रोज़ के रोज़ ही चर्चा में आ रही है। तो सोच, ये पीएम जनमन योजना जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिए बनाई गई है। तो ये जो पीएम जनमन जो योजना है वो यही विशेष पिछड़ी जनजातियों को कवर करके बनाई है। तो इसलिए यहाँ से ये अब विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी होती हैं, कहाँ रहती हैं, उनकी उपजातियाँ कौन सी हैं, घुमंतु जनजातियाँ कौन सी हैं। इसके अलावा ये जो इनके कल्याण की योजना, ये जो इनके कल्याण की योजनाएं हैं ना, जनजाति कल्याण की योजना, ये पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस हुआ करता था यूनिट 5 का, उसमें ये लिखा हुआ था मध्य प्रदेश की जनजातियों के कल्याण की योजना है। लेकिन अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है मतलब इसको अलग से जोड़ दिया गया है, तो ये भी आ जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति, मतलब उनकी संस्कृति में क्या आ जाएगा, वो कौन से त्यौहार होते हैं उनके, उनमें कौन सी कलाओं का यूज़ होता है, उनमें कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी बोली कौन कौन सी होती है जनजातियों की, उनका साहित्य क्या। देखो यहाँ पर हम जनजातियों की बात कर रहे हैं ना, ये भी हम पहले से ही पढ़ रहे थे। हम जनजातियों के उत्सव हुए, नौरोता वगैरह, ये सब हम पहले ही पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वही उसको एलोबरेट करके लिख दिया। पहले के सिलेबस में भी ये था, यूनिट 1 में जनजातियों की कलाएं, त्यौहार, ये सब हम जब पढ़ते थे तो त्यौहार हम एक किसी का थोड़ी ना पढ़ेंगे, उस सब हम एक किसी कोई का थोड़ी ना पढ़ेंगे। हम मोस्टली हमारे मध्य प्रदेश में जितनी जनजातियाँ हैं सभी का ही हम अलग अलग पढ़ते, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है 21%। तो हम सबसे मध्य प्रदेश की जनजातियों को ही कवर करते हुए पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसको एलोबरेट कर दिया है। उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, डरना वाला तो कोई फैक्ट है ही नहीं है इसमें। जो आप पहले पढ़ रहे थे वही आपका ये है। अगला चौथा वाला पढ़े, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अब देखो ये भी हम यूनिट 1 में पढ़ते थे कि जैसे कि शंकर पांडे हैं और खाजिया नायक हैं, ये सभी हम इनके बारे में पढ़ते थे। जो मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, निमाड़ के जो रॉबिन हुड है, ये सभी हम इनके बारे में हम पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर चैन सिंह है, कुंवर चैन सिंह है, ये अलग अलग जो जनजातियों के लोग थे जिनका हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। सूरज प्रसाद हुआ है, ये अलग अलग जो लोग थे और उनके बारे में हमको पढ़ना है कि उन्होंने क्या योगदान दिया, कहाँ से दिया, किस क्षेत्र से थे, ये सभी इसमें आ जाएगा। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पुराने सिलेबस में भी था। पुराने सिलेबस में जो यूनिट 1 थी वहाँ पे अलग से लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, हम उसमें पढ़ते थे। यह भी यही आ जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, ये सिलेबस में नहीं था पिछले वाले, लेकिन हम ये फिर भी पढ़ते थे। मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान पहले नहीं होते थे, जैसे कि लेकिन अभी है। पहला हम पढ़ते थे लेकिन ऐसे डिटेल में अलग से नहीं लिखा था। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है, ये जो अभी का ही सिलेबस लिए हूँ, तो अभी ये मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो संस्थान हैं, संग्रहालय हैं और उनका जो प्रकाशन है, उनका कोई पत्र, समाचार पत्र आता हो, पत्रिका आती हो, तो उनसे संबंधित जो प्रकाशन है वो यहाँ पे ये फैक्ट पूछा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में क्या आ जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो 5 भागों के अलग अलग कल्चर रहेगा, कहाँ पे कौन सी क्या फूला वहाँ के राजा कौन थे, तो इस प्रकार से फैक्ट आ जाएंगे। अलग अलग लोक साहित्य आ जाएगा, जैसे कि निमाड़ का लोक साहित्य अलग आ जाएगा, मालवा का अलग आ जाएगा, ग्वालियर का अलग आ जाएगा, तो अलग अलग जगहों का लोक साहित्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट 10 है वो इन सभी टॉपिक डिवाइड है, जिसमें केवल जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतु जनजातियाँ, इसके अलावा संग्रहालय, प्रकाशन, जनजातियों से संबंधित संस्थान, ये कैसे टॉपिक हैं जो न्यू जुड़े हैं। बाकी हम पुराने ही टॉपिक पढ़े। तो आप समझ रहे प्रीलिम्स में कोई खास ऐड नहीं हुआ है, बल्कि उसी को ही एलोबरेट कर दिया है। मतलब एक एक टॉपिक कोई खोल दिया है। जनजाति मतलब जनजाति, हमको जब जनजाति लिख दिया है मतलब हमको वो सब करना है। एक और क्वेश्चन है,
कल जब मैंने सिलेबस पढ़ाया था तो एक कोई स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि 1919 1935 का दिन हम हटा दिया, लेकिन उन्होंने संविधान की विशेषताएं तो दिया है ना, वहाँ संविधान अगर आ गया है तो 1990 और 1935 एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारी ये बुकलेट आ रही है बहुत ईजी लैंग्वेज में, 100 टन तैयार होकर, साथ ही 1000 MCQ भी इसके आ रहे हैं यूनिट 10 के, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 2 से 3 दिन में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी उपलब्ध हो जाएगी। जिन्होंने 2024 का मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद अगर हमसे नोट्स लिए होंगे तो उनको ये इसकी पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। जिन्होंने पहले 2023 के लिए लिए होंगे उनको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।